ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण मल्होत्रा ने मंदिर में बम लगाकर भागने की कोशिश की। आर्यन ने उसका पीछा करने के बजाय लोगों की जान बचाने का फैसला किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। 4:58, 4:57। मंदिर की दीवारों में लगे 5 बमों का टाइमर तेजी से चल रहा था। कबीर ने अपने टैबलेट पर पूरे मंदिर का नक्शा खोल लिया। आर्यन, पहला बम पूर्वी दीवार में है, दूसरा तहखाने में, बाकी 3 मुख्य गुंबद के नीचे हैं। आर्यन ने तुरंत सभी को टीमों में बांट दिया। रोहित चाचा, आप लोगों को बाहर निकालिए। रिया, तुम मेरे साथ चलो। नैना, कबीर की सुरक्षा करना। सभी अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में पहला और दूसरा बम निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन तभी कबीर की स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकी। हिडन बॉम्ब डिटेक्टेड। कबीर घबरा गया। आर्यन, करण ने एक छठा बम भी लगाया है। रिया ने पूछा, लेकिन वह कहाँ है? कबीर ने स्क्रीन पर जूम किया। उसकी आंखें फैल गईं। यह मंदिर के मुख्य स्तंभ के अंदर है। अगर वह बम फटता तो पूरा मंदिर एक पल में ढह जाता। आर्यन बिना समय गंवाए मुख्य स्तंभ की ओर दौड़ा। उसने पत्थर हटाए। अंदर एक छोटा सा धातु का बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स खोलते ही एक स्क्रीन जल उठी। उस पर करण का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलने लगा। अगर तुम ये देख रहे हो आर्यन, तो फिर तुमने एक बार फिर इंसानियत चुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, फीनिक्स सिटी। करण की आवाज़ फिर सुनाई दी, यही मेरी असली ताकत है। अगर हिम्मत है तो मुझे वहीं आकर रोकना। वीडियो खत्म होते ही बम का टाइमर दिखाई दिया। रात के 12:30, रात के 12:29। कबीर चिल्लाया, लाल तार नहीं, नीला तार काटो। रिया ने टॉर्च पकड़ ली। आर्यन ने गहरी सांस ली और नीला तार काट दिया। बीप। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर स्क्रीन पर संदेश आया, सिस्टम डिसआर्म्ड। सभी ने राहत की सांस ली। मंदिर सुरक्षित था। बाहर निकलते ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल चुकी थीं। रोहित ने कहा, अब हमें फीनिक्स सिटी जाना होगा। नैना ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहना, फीनिक्स सिटी कोई साधारण शहर नहीं है। वह करण का साम्राज्य है, जहां उसका हर आदमी उसके लिए जान देने को तैयार है। आर्यन ने दृढ़ नजरों से आसमान की ओर देखा। इस बार ये लड़ाई खत्म करके ही लौटूंगा। चारों एक नई मंजिल की ओर निकल पड़े, जहां उनका इंतजार कर रहा था सबसे बड़ा युद्ध। आर्यन, रिया, कबीर, रोहित और नैना पहली बार फीनिक्स सिटी पहुंचेंगे। वहां उन्हें पता चलेगा कि करण ने पूरे शहर को अपने गुप्त नेटवर्क में बदल दिया है। और एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिसे देखकर आर्यन पूरी तरह हैरान रह जाएगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और उसकी टीम ने मंदिर में लगे सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। करण मल्होत्रा ने उन्हें अपनी रहस्यमयी फीनिक्स सिटी आने की चुनौती दी। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह कई घंटों के सफर के बाद आर्यन, रिया, कबीर, रोहित और नैना एक विशाल शहर के बाहर पहुंचे। मुख्य गेट पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, फीनिक्स सिटी। शहर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बाजार खुले थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन नैना ने धीमी आवाज में कहा, ध्यान से देखो, यहाँ हर गली में करण के आदमी मौजूद हैं। कबीर ने अपने टैबलेट से नेटवर्क स्कैन किया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी स्क्रीन लाल हो गई। पूरा शहर कैमरों से भरा हुआ है। हम अंदर जाते ही करण को हमारी लोकेशन मिल जाएगी। आर्यन मुस्कुराया, तो उसे पता चलने दो कि हम आ गए हैं। जैसे ही वे शहर के अंदर पहुंचे, सड़क किनारे लगे सभी बड़े डिजिटल स्क्रीन एक साथ चालू हो गए। स्क्रीन पर करण मल्होत्रा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था, स्वागत है आर्यन, मैं पिछले 20 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। फिर स्क्रीन बंद हो गई। उसी समय एक लगभग 10 साल का छोटा लड़का दौड़ता हुआ आर्यन के पास आया। उसने चुपचाप एक लिफाफा आर्यन के हाथ में रखा और भीड़ में गायब हो गया। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता, रोहित, रिया के पिता और एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था। आर्यन हैरान रह गया, ये बच्चा कौन है? रोहित ने तस्वीर देखते ही गहरी सांस ली। यह उद्धरण चिन्ह ... करण का बेटा आरव है। सब चौंक गए। रिया ने पूछा, लेकिन करण ने तो कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया। तभी लिफाफे से एक और कागज नीचे गिरा। उस पर लिखा था, अगर आरव मिल गया तो करण हार जाएगा। कबीर ने तुरंत शहर का डेटा खंगालना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, अजीब बात है, पिछले 15 साल से आरव का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। सामने खड़ी एक खाली इमारत का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। धुएं के बीच से एक आवाज गूंजी, आर्यन, अगर आरव को ढूंढना है तो पुरानी घड़ी फैक्ट्री में आओ।
आवाज खत्म होते ही फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने रिया की तरफ देखा। रिया ने सिर हिलाया। लगता है ये भी करण का नया जाल है। आर्यन ने तस्वीर अपनी जेब में रखी। जाल हो या सच, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। पांचों लोग पुरानी घड़ी फैक्ट्री की ओर बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका इंतजार सिर्फ करण नहीं, बल्कि एक ऐसा सच कर रहा था जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। आर्यन और उसकी टीम पुरानी घड़ी फैक्ट्री में प्रवेश करेगी। वहां उन्हें करण का बेटा आरव मिलेगा, लेकिन वह कैदी नहीं बल्कि करण के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक निकलेगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और उसकी टीम फीनिक्स सिटी पहुंच गई। उन्हें करण के बेटे आरव की पुरानी तस्वीर मिली और एक रहस्यमयी संदेश ने उन्हें पुरानी घड़ी फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। रात के 9 बजे पुरानी घड़ी फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी खिड़कियां और अजीब सी खामोशी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान रहना। कबीर ने अपने टैबलेट पर इमारत का नक्शा देखा। अंदर कई कमरे हैं, लेकिन एक कमरा बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा है। पांचों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाज़ा खोला, कमरे की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। बीच में एक कुर्सी रखी थी। उस पर एक युवक बैठा था, करीब 25 साल का, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गुस्सा। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो तुम लोग आखिर आ ही गए। रोहित उसे देखते ही रुक गए। तुम आरव हो? युवक मुस्कुराया। हाँ, करण मल्होत्रा का बेटा आरव। रिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें तो लापता बताया गया था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैं लापता नहीं था, मैं अपने पिता के साथ था। ये सुनकर सब चौंक गए। आर्यन आगे बढ़ा, अगर तुम सच जानते हो तो करण का साथ क्यों दे रहे हो? आरव की आंखें भर आईं। क्योंकि बचपन से मुझे यही बताया गया कि तुम्हारे पिता ने मेरी मां की मौत करवाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बताया गया, लेकिन मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं थे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली। उसमें आधा टूटा हुआ लॉकेट था। आर्यन अचानक चौंक गया। उसने अपनी जेब से वही आधा लॉकेट निकाला जो उसे बचपन में अपनी मां से मिला था। दोनों लॉकेट एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रहे थे। रिया ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? उसी समय फैक्ट्री के स्पीकर चालू हो गए। करण की आवाज़ गूंजी, अब सच जानने का समय आ गया है। दोनों लॉकेट जोड़ो। आर्यन और आरव ने धीरे धीरे दोनों आधे लॉकेट एक साथ जोड़े। टक, जैसे ही लॉकेट पूरा हुआ, उसके अंदर से एक छोटी सी डिजिटल चिप बाहर निकल आई। कबीर ने तुरंत चिप अपने टैबलेट में लगाए। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में करण की पत्नी दिखाई दी। वह रो रही थीं। उन्होंने कहा, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझो कि किसी ने हमारे दोनों परिवारों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आर्यन के पिता निर्दोष हैं और मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। वीडियो अचानक बीच में ही बंद हो गया। उसी समय पूरी फैक्ट्री अंधेरे में डूब गई। बीप बीप, आपातकालीन लाल लाइटें जल उठीं। एक भारी आवाज गूंजी, अनधिकृत प्रवेश, सुरक्षा प्रणाली सक्रिय। लोहे के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रिया घबराकर बोली, हम अंदर फंस गए हैं। तभी ऊपर की बालकनी से किसी ने ताली बजाई। ठक ठक ठक। करण मल्होत्रा वहां खड़ा था। उसने नीचे देखते हुए कहा, अब आखिरी सच जानने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा भी देनी होगी। उसने मुस्कुराते हुए एक बटन दबाया। फैक्ट्री की विशाल मशीनें अपने आप चलने लगीं और पूरा फर्श धीरे धीरे हिलने लगा। आर्यन और आरव पहली बार एक साथ मिलकर फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वहीं करण अपनी पत्नी की मौत का पूरा सच बताएगा, लेकिन कहानी में एक ऐसा नया किरदार आएगा जो सबकी किस्मत बदल देगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और आरव ने मिलकर एक पुराना लॉकेट खोला जिसमें छिपी चिप से यह पता चला कि करण की पत्नी की मौत एक हादसा नहीं थी। उसी समय फैक्ट्री का सुरक्षा सिस्टम चालू हो गया और सभी लोग अंदर फंस गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुरानी घड़ी फैक्ट्री की विशाल मशीनें तेज आवाज के साथ चलने लगीं। घर्र घर्र घर्र। फर्श धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। कबीर ने घबराकर कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा कमरा नीचे गिर जाएगा। ऊपर बालकनी पर खड़ा करण शांत मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सच जानने की कीमत हमेशा बड़ी होती है। आर्यन ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी पत्नी की मौत के पीछे कौन था? करण कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। 20 साल पहले मेरी पत्नी, तुम्हारे पिता और रिया के पिता एक गुप्त फाइल की रक्षा कर रहे थे। उस फाइल में कई बड़े लोगों के अपराधों का सबूत था। रिया ने पूछा, फिर क्या हुआ? करण ने गहरी सांस ली। हम पर हमला हुआ, मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और उसी दिन मैंने बदला लेने की कसम खा ली। आरव ने पहली बार अपने पिता से पूछा, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? करण की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि मुझे भी झूठ बताया गया था। मुझे लगा कि आर्यन के पिता ने धोखा दिया है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा,
तो असली दुश्मन कौन है? करण कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक फैक्ट्री की एक दीवार टूट गई। धुएं के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। रोहित उन्हें देखते ही हैरान रह गए। प्रोफेसर देव, कबीर ने पूछा, ये कौन है? रोहित ने कहा, यही वह व्यक्ति है जिन्होंने ऑपरेशन फीनिक्स की शुरुआत देखी थी। प्रोफेसर देव धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने डायरी आर्यन को दी। इसमें पूरे 20 साल का सच लिखा है। आर्यन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, मास्टर एक्स। रिया ने पूछा, ये कौन है? प्रोफेसर देव बोले, वही असली इंसान जिसने करण, अद्वैत, विराज और कई लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यन ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानते हैं? प्रोफेसर देव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सच जानने से पहले तुम्हें फैक्ट्री से बाहर निकलना होगा। उसी समय कबीर चिल्लाया, समय नहीं है, मशीनें ओवरलोड हो रही हैं। आरव तुरंत आगे आया, मुझे इस फैक्ट्री का पुराना रास्ता पता है। करण ने पहली बार अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। आरव ने कहा, अगर सच में सब बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए। करण कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया। शायद पहली बार वह बदले की जगह सच का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। आर्यन, रिया, कबीर, रोहित, आरव और करण फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे। प्रोफेसर देव बताएंगे कि मास्टर एक्स कौन है, लेकिन नाम सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर देव ने आर्यन को एक पुरानी डायरी दी जिसमें पूरे 20 साल की सच्चाई लिखी थी। उन्होंने बताया कि अद्वैत, विराज और करण के पीछे भी एक और शख्स था, मास्टर एक्स। अब कहानी आगे बढ़ती है। तेज धमाकों के बीच सभी लोग फैक्ट्री के गुप्त रास्ते से बाहर निकल आए। जैसे ही वे सुरक्षित जगह पहुंचे, धड़ाम, पीछे पूरी पुरानी घड़ी फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। कुछ देर तक सभी खामोश खड़े रहे। प्रोफेसर देव ने धीरे से अपनी डायरी खोली। उन्होंने कहा, आज वह सच बताने का समय आ गया है जिसे मैं 20 साल से छिपाता रहा। आर्यन ने गंभीर आवाज में पूछा, कौन है मास्टर एक्स? प्रोफेसर देव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर एक तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर देखकर रोहित के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसमें एक सम्मान समारोह की फोटो थी। आर्यन के पिता, रिया के पिता, करण, प्रोफेसर देव और उनके बीच खड़ा एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति। तस्वीर के नीचे लिखा था, न्यायमूर्ति शेखर प्रसाद। रिया हैरान रह गई, ये तो देश के सबसे ईमानदार जज माने जाते थे। प्रोफेसर देव ने गहरी सांस ली। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी साफ छवि के पीछे एक बहुत बड़ा अपराधी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। करण ने सिर झुका लिया। मैंने उनके कहने पर ही आर्यन के पिता पर शक किया था। आरव ने अपने पिता की ओर देखा। तो हम सब इतने साल एक झूठ जीते रहे। प्रोफेसर देव बोले, शेखर प्रसाद ने सबूत मिटाने के लिए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जिसने सच जानने की कोशिश की वह गायब हो गया। उसी समय कबीर के लैपटॉप पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल अपने आप खुल गई। स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दिया। ऊपर लिखा था, फीनिक्स टावर टॉप फ्लोर। नीचे एक संदेश चमका, अगर मास्टर एक्स को रोकना है तो आज रात 11 बजे से पहले फीनिक्स टावर पहुंचो। संदेश के नीचे एक लाइव वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बंधा हुआ था। आर्यन उन्हें देखते ही चौंक गया। दादाजी, वह उसके पिता के पिता थे जिन्हें पूरा परिवार 20 साल पहले मृत मान चुका था। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आर्यन, देर मत करना। वीडियो अचानक बंद हो गया। रिया ने घबराकर कहा, मतलब दादाजी इतने सालों से जिंदा थे? प्रोफेसर देव ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि उनके पास मास्टर एक्स के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। आर्यन की आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों थे। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। आज रात इस कहानी का सबसे बड़ा हिसाब होगा। सभी लोग फीनिक्स टावर की ओर निकल पड़े, जहां उनका इंतजार कर रहा था सच का अंतिम दरवाजा। आर्यन पहली बार फीनिक्स टावर में मास्टर एक्स का सामना करेगा। दादाजी एक ऐसा राज बताएंगे जिससे पता चलेगा कि आर्यन और रिया की किस्मत बचपन से ही क्यों जुड़ी हुई थी। वहीं मास्टर एक्स अपनी आखिरी चाल चलेगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर देव ने बताया कि पूरे खेल के पीछे मास्टर एक्स यानी न्यायमूर्ति शेखर प्रसाद था। साथ ही यह भी पता चला कि आर्यन के दादाजी जिंदा हैं और उन्हें फीनिक्स टावर में बंधक बनाकर रखा गया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। रात के 10:40 बजे फीनिक्स टावर की 80 मंजिला इमारत आसमान को छू रही थी। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। हर गेट पर हथियारबंद गार्ड खड़े थे। आर्यन ने अपनी टीम की तरफ देखा। याद रखो, आज किसी को बदला नहीं लेना है। हमें सच दुनिया के सामने लाना है। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कबीर ने अपने लैपटॉप से टावर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में उसने मुस्कुराकर कहा,
30 सेकंड के लिए सारे कैमरे बंद हो जाएंगे। यही हमारा मौका है। सभी लोग पीछे के रास्ते से टॉवर के अंदर दाखिल हो गए। वे लिफ्ट से सीधे 80वीं मंजिल पर पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक विशाल हॉल था। बीच में एक कुर्सी पर आर्यन के दादाजी बंधे हुए थे। आर्यन दौड़कर उनके पास पहुंचा। दादाजी, दादाजी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आर्यन ने रस्सियां खोल दीं। दादाजी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। इसमें 20 साल पहले की असली रिकॉर्डिंग है। यही रिकॉर्डिंग शेखर प्रसाद को हमेशा के लिए बेनकाब कर सकती है। इतने में पूरे हॉल में ताली की आवाज़ गूंज उठी। ठक ठक ठक। धीरे धीरे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। सफ़ेद सूट, सफ़ेद बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वही था मास्टर एक्स, न्यायमूर्ति शेखर प्रसाद। वह बोला, आर्यन, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार बिखर गए। शेखर शांत स्वर में बोला, मैंने सिर्फ लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल किया। करण आगे बढ़ा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया। शेखर हंस पड़ा, क्योंकि तुम लालच में अंधे हो गए थे। करण पहली बार शर्म से सिर झुका गया। उसी समय कबीर ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा दी। स्क्रीन पर 20 साल पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि शेखर प्रसाद ही वह व्यक्ति था जिसने दोनों परिवारों को धोखा दिया, सबूत मिटाए और निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने कहा, अब सच पूरी दुनिया देखेगी। कबीर ने वीडियो को लाइव प्रसारण पर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में लाखों लोग वह वीडियो देखने लगे। शेखर का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। उसने गुस्से में अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। अगर मैं हारूंगा, उद्धरण चिन्ह ... तो ये पूरा टॉवर मेरे साथ गिरेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सच और झूठ की आखिरी टक्कर थी। मास्टर एक्स टॉवर उड़ाने की कोशिश करेगा। आर्यन उसे रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा। वहीं रिया एक ऐसा फैसला लेगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मास्टर एक्स का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन उसने फीनिक्स टॉवर को उड़ाने की धमकी देकर एक नया खतरा खड़ा कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। रात 11:15 बजे फीनिक्स टॉवर की 80वीं मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। मास्टर एक्स के हाथ में रिमोट था। उसकी उंगली सिर्फ एक बटन से दूर थी। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब बस करो शेखर प्रसाद, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। शेखर जोर से हंसा, मेरे जैसे लोग कभी हारते नहीं। अगर मैं गिरूंगा तो सबको साथ लेकर गिरूंगा। रिया ने धीरे से कबीर से कहा, क्या तुम रिमोट का सिग्नल रोक सकते हो? कबीर ने तुरंत अपना डिवाइस निकाला। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। इसी बीच शेखर ने गार्डों को आदेश दिया, इन सब को खत्म कर दो। अचानक पूरे हॉल में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। धायम धायम धायम। रोहित और पुलिस टीम ने मोर्चा संभाल लिया। करण और आरव भी पहली बार आर्यन के साथ मिलकर लड़ने लगे। रिया ने घायल लोगों को सुरक्षित बाहर भेजना शुरू किया। कबीर तेजी से सिस्टम हैक कर रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, सिग्नल जैमर लोडिंग 72%। आर्यन और शेखर आमने सामने थे। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। रिमोट हवा में उछल गया। रिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिमोट फर्श पर फिसलते हुए टॉवर के किनारे पहुंच गया। उसी समय कबीर चिल्लाया, सिग्नल जैमर तैयार है। उसने बटन दबा दिया। पूरे टॉवर की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। रिमोट की लाल बत्ती बुझ गई। शेखर घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह भागकर रिमोट उठाने दौड़ा, लेकिन आर्यन ने उसका रास्ता रोक लिया। शेखर ने गुस्से में आर्यन पर हमला किया। लड़ाई करते करते दोनों टॉवर की छत तक पहुंच गए। तेज हवा चल रही थी। नीचे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी नजरें ऊपर थीं। शेखर ने अंतिम बार कहा, तुम मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। इतना कहकर उसने छत के किनारे से छलांग लगाने की कोशिश की। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों हवा में लटक गए। शेखर ने पहली बार डरकर कहा, मुझे बचा लो। आर्यन बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ता। उसी समय रोहित और पुलिस की टीम ऊपर पहुंच गई। उन्होंने मिलकर शेखर को ऊपर खींच लिया। शेखर को हथकड़ी लगा दी गई। पूरा टॉवर तालियों से गूंज उठा। बाहर मौजूद मीडिया ने इस ऐतिहासिक पल को लाइव दिखाया। आर्यन ने राहत की सांस ली। रिया उसके पास आए और मुस्कुराकर बोली, आज सिर्फ हमने नहीं, सच ने जीत हासिल की है। दादाजी ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। पहली बार वर्षों बाद दोनों परिवार एक साथ खड़े थे। लेकिन तभी कबीर का फोन बजा। उसने कॉल उठाए। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोला, आर्यन, हमें अभी जाना होगा, क्योंकि किसी ने जेल से शेखर का पूरा गुप्त नेटवर्क सक्रिय कर दिया है। आर्यन ने गंभीर नजरों से सबकी ओर देखा। कहानी खत्म नहीं हुई थी।
एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जेल में बंद शेखर प्रसाद से मिलने एक रहस्यमयी व्यक्ति आएगा। वह खुद को नया फीनिक्स कहेगा और दावा करेगा कि असली खेल अब शुरू होगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मास्टर एक्स यानी शेखर प्रसाद गिरफ्तार हो गया। दोनों परिवार वर्षों बाद एक हो गए, लेकिन तभी खबर मिली कि उसके गुप्त नेटवर्क ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह शहर की हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। शेखर प्रसाद अपनी जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा था। अचानक कोठरी का दरवाजा खुला। एक काले कोट में एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसने अपना चेहरा हुड से ढक रखा था। शेखर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। आपका काम खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। शेखर ने पूछा, क्या सब तैयार है? उसने जवाब दिया, हाँ, ऑपरेशन न्यू फीनिक्स शुरू हो चुका है। इतना कहकर उसने मेज पर एक नया काला लॉकेट रखा। उस पर पहले से अलग एक सुनहरे रंग का फीनिक्स बना हुआ था। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति जेल से बाहर निकल गया। सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। उधर आर्यन, रिया, कबीर, रोहित, नैना और आरव पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे। कबीर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कहा, रात भर में शहर के अलग अलग इलाकों में 5 गुप्त सर्वर फिर से चालू हो गए हैं। नैना हैरान रह गई, लेकिन ये तो मेरे पिता के नेटवर्क से भी बड़ा सिस्टम है। रोहित ने कहा, इसका मतलब कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। उसी समय आर्यन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर वही काले कोट वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो आर्यन, तुमने पुराने फीनिक्स को हरा दिया, लेकिन मैं नया फीनिक्स हूँ। रिया ने गुस्से में पूछा, तुम चाहते क्या हो? वह बोला, मैं बदला नहीं चाहता, मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सीक्रेट नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। उसने कैमरा घुमाया। एक विशाल भूमिगत कंट्रोल रूम दिखाई दिया। सैकड़ों कंप्यूटर एक साथ चल रहे थे। दीवार पर दुनिया का डिजिटल नक्शा चमक रहा था। फिर उसने कहा, अगर मुझे रोकना है तो 24 घंटे के अंदर मुझे ढूंढकर दिखाओ, वरना इस बार सिर्फ एक शहर नहीं, कई देशों के सिस्टम एक साथ बंद हो जाएंगे। वीडियो कॉल अचानक कट गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आर्यन ने सबकी तरफ देखा। ये लड़ाई पहले से कहीं बड़ी है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार भी हम साथ हैं। कबीर ने अपने लैपटॉप पर नई फाइल खोली। उसका नाम था ऑपरेशन न्यू फीनिक्स। आर्यन ने गहरी सांस ली। चलो एक बार फिर सच की लड़ाई शुरू करते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कहानी एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ती है। आर्यन और उसकी टीम न्यू फीनिक्स के पहले गुप्त ठिकाने पर छापा मारेगी। वहां उन्हें एक ऐसा सुराग मिलेगा जिससे पता चलेगा कि इस नए दुश्मन का संबंध आर्यन के अतीत से भी जुड़ा है। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि न्यू फीनिक्स नाम का एक नया दुश्मन सामने आया, जिसने पूरी दुनिया के डिजिटल सिस्टम को ठप करने की धमकी दी। अब आर्यन और उसकी टीम उसके पहले गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रही है। सुबह के 5:30 बजे कबीर पूरी रात कंप्यूटर पर काम करता रहा। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक लोकेशन चमकी। टारगेट लोकेटेड सेक्टर 9 वेयरहाउस। कबीर खुशी से बोला, आर्यन, मुझे न्यू फीनिक्स का पहला ठिकाना मिल गया। कुछ ही देर में आर्यन, रिया, रोहित, नैना और आरव पुलिस की स्पेशल टीम के साथ उस वेयरहाउस पहुंच गए। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर सैकड़ों कंप्यूटर अपने आप चल रहे थे। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही निशान बना था, न्यू फीनिक्स। रिया ने धीरे से कहा, लगता है हम सही जगह आ गए हैं। तभी पूरे कमरे की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक एक प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर वही रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। वह मुस्कुराकर बोला, स्वागत है आर्यन, तुम उम्मीद से भी जल्दी यहाँ पहुँच गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, सामने आओ। रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा, अभी नहीं, पहले एक तोहफा देख लो। अचानक स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर देखकर आर्यन के कदम वहीं रुक गए। उस तस्वीर में आर्यन बचपन में एक छोटे लड़के के साथ खेल रहा था। रिया ने हैरानी से पूछा, ये बच्चा कौन है? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे याद नहीं। तभी वीडियो में वह रहस्यमयी व्यक्ति बोला, जिस दोस्त को तुम भूल चुके हो वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें आने लगीं। एक छोटा लड़का जो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया था। कबीर ने तस्वीर को जूम किया। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, अंश। रोहित चौंक गए। अंश? रिया ने पूछा, आप इसे जानते हैं? रोहित ने भारी आवाज में कहा, अंश तुम्हारे पिता के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था, लेकिन 20 साल पहले वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। उसी समय वेयरहाउस में जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम, छत का एक हिस्सा गिर गया। धुएं के बीच से एक काले कपड़ों में आदमी बाहर आया। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसकी उम्र लगभग आर्यन जितनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पहचाना?
आर्यन। आर्यन उसकी आंखों को देखकर हैरान रह गया। उसे बचपन की सारी यादें लौटने लगीं। वह कांपती आवाज में बोला, अंश, तुम। अंश की मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। हाँ, मैं अंश हूँ। और मैं ही हूँ न्यू फीनिक्स। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह बचपन का खोया हुआ दोस्त समझता था, वही अब उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका था। अंश बताएगा कि वह न्यू फीनिक्स कैसे बना और किसने उसके मन में नफरत भरी। वहीं आर्यन अपने बचपन के दोस्त को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंश उसे एक ऐसा प्रस्ताव देगा जो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला होगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि न्यू फीनिक्स कोई और नहीं बल्कि आर्यन का बचपन का दोस्त अंश निकला। अब पहली बार अंश अपने अतीत का सच बताने वाला है। वेयरहाउस के अंदर धुआं फैला हुआ था। टूटी हुई दीवारों के बीच आर्यन और अंश आमने सामने खड़े थे। रिया, कबीर, रोहित, नैना और आरव भी चुपचाप सब देख रहे थे। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, अंश, ये सब क्यों? अंश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम्हें याद है, बचपन में हम दोनों ने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अब सब याद आने लगा है। अंश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। जिस रात मैं गायब हुआ था उसी रात मेरे पिता की हत्या कर दी गई। मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे सालों तक एक गुप्त संगठन ने अपने लिए तैयार किया। रिया ने पूछा, कौन सा संगठन? अंश ने जवाब दिया, जिसे बाद में तुम लोगों ने न्यू फीनिक्स के नाम से जाना। कबीर ने कहा, तो तुम भी इस खेल के शिकार थे? अंश ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। हाँ, लेकिन जब मुझे सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनका साथ छोड़ा तो वे मेरे परिवार के बचे हुए लोगों को मार देंगे। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। अंश, अभी भी देर नहीं हुई है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ पल के लिए अंश की आंखों में उम्मीद दिखाई दी, लेकिन तभी उसकी घड़ी पर एक लाल बत्ती चमकने लगी। बीप बीप। अंश का चेहरा बदल गया। नहीं, उन्होंने मुझे ट्रैक कर लिया। अचानक वेयरहाउस की सभी स्क्रीन चालू हो गईं। एक बदली हुई डिजिटल आवाज गूंजी, एजेंट अंश, तुमने संगठन के नियम तोड़े हैं। अब सजा का समय है। अगले ही पल पूरे वेयरहाउस में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का अलार्म बज उठा। 10 बजे, 9:59। कबीर चिल्लाया, पूरी इमारत 10 मिनट में उड़ जाएगी। अंश ने घबराकर कहा, भागो, ये जगह बचने वाली नहीं है। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं अपने दोस्त को नहीं खोऊंगा। अंश ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। उसी समय वेयरहाउस की सबसे बड़ी स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, डायरेक्टर जीरो कनेक्टेड। एक परछाई स्क्रीन पर उभरी। चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर अंश बच गया तो पूरी योजना खत्म हो जाएगी। स्क्रीन तुरंत काली हो गई। रिया ने हैरानी से पूछा, डायरेक्टर जीरो? रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है न्यू फीनिक्स का असली सरगना अंश भी नहीं है। आर्यन ने अंश की तरफ देखा। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, हम एक ही लड़ाई के साथी हैं। दूर कहीं एक और धमाका हुआ। समय तेजी से खत्म हो रहा था और अब उन्हें अपनी जान बचाने के साथ साथ डायरेक्टर जीरो तक भी पहुंचना था। आर्यन और अंश मिलकर वेयरहाउस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अंश डायरेक्टर जीरो की पहली पहचान बताएगा, लेकिन बाहर निकलते ही टीम के सामने एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे वे अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानते थे। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंश ने सच बता दिया कि वह न्यू फीनिक्स संगठन का शिकार था। तभी रहस्यमयी डायरेक्टर जीरो की आवाज सामने आई और पूरे वेयरहाउस में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। 9:30, 9:29। वेयरहाउस का अलार्म लगातार बज रहा था। लाल लाइटें पूरे हॉल में चमक रही थीं। आर्यन ने अंश का हाथ पकड़ा। चलो, यहाँ से निकलना होगा। अंश ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, मुझे एक गुप्त रास्ता पता है। रिया, कबीर, रोहित, नैना और आरव भी उनके पीछे दौड़ पड़े। रास्ते में लोहे का एक भारी दरवाज़ा सामने आ गया। कबीर तुरंत कंट्रोल पैनल पर झुक गया। मुझे 30 सेकंड दो। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। एक्सेस ग्रांटेड। दरवाज़ा खुल गया। सभी लोग बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पूरे वेयरहाउस में आग फैल गई। सब लोग सुरक्षित बाहर आ गए। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सड़क के दूसरी ओर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर उतरा। उसने काला सूट पहन रखा था। चेहरे पर धूप का चश्मा था। वह धीरे धीरे ताली बजाते हुए उनकी ओर बढ़ा। ठक ठक ठक। रोहित उसे देखते ही सन रह गए। तुम? आदमी मुस्कुराया। इतने साल बाद भी मुझे पहचान लिया, रोहित? रिया ने हैरानी से पूछा। कौन है ये? रोहित की आवाज कांप गई। यह विक्रम सिंह है। कबीर चौंक गया। लेकिन विक्रम तो वर्षों पहले मारा गया था। विक्रम हंस पड़ा। मरा नहीं था, बस दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। अंश का चेहरा भी उतर गया। तो डायरेक्टर जीरो तुम हो?
विक्रम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ उसका दाहिना हाथ हूँ। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आर्यन ने गुस्से में पूछा, फिर डायरेक्टर ज़ीरो कौन है? विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराया। जब समय आएगा वह खुद तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर उसने एक छोटा सा काला डिब्बा आर्यन की ओर फेंका। डिब्बे के अंदर एक पुरानी चाबी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर डायरेक्टर ज़ीरो तक पहुंचना है तो ब्लैक आइलैंड पर आओ। वहीं इस खेल का अंतिम अध्याय शुरू होगा। विक्रम कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। अंश ने चुपचाप कहा, ब्लैक आइलैंड, वही न्यू फीनिक्स का असली मुख्यालय है। आर्यन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, और हम तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक हैं। दूर समुद्र की ओर उड़ते हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। नई मंजिल उनका इंतजार कर रही थी। ब्लैक आइलैंड। आर्यन और उसकी टीम समुद्र पार करके ब्लैक आइलैंड पहुंचेंगे। वहां उन्हें न्यू फीनिक्स का गुप्त मुख्यालय मिलेगा। लेकिन डायरेक्टर ज़ीरो की पहचान जानकर आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विक्रम सिंह ने आर्यन को ब्लैक आइलैंड आने की चुनौती दी। अंश ने बताया कि वही न्यू फीनिक्स का असली मुख्यालय है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली रात काले समुद्र की ऊंची लहरों को चीरती हुई एक स्पीडबोट ब्लैक आइलैंड की ओर बढ़ रही थी। आर्यन, रिया, कबीर, रोहित, अंश, नैना और आरव पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। दूर अंधेरे में एक विशाल द्वीप दिखाई दे रहा था। उसके बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक महल खड़ा था। अंश ने धीमी आवाज में कहा, यही है न्यू फीनिक्स का मुख्यालय। स्पीडबोट किनारे लगी। जैसे ही सभी लोग द्वीप पर उतरे, जमीन के अंदर लगे सेंसर सक्रिय हो गए। बीप बीप। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ शक्तिशाली सर्चलाइटें जल उठीं। सैकड़ों हथियारबंद गार्ड उन्हें घेर चुके थे। रिया ने फुसफुसाकर कहा, हम फंस चुके हैं। तभी महल का विशाल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक भारी आवाज़ गूंजी, हथियार नीचे रख दो और अंदर आओ। आर्यन ने अपनी टीम की तरफ देखा। सावधान रहना, ये हमें डराना चाहता है। सभी धीरे धीरे महल के अंदर पहुंचे। अंदर एक विशाल गोल हॉल था। बीच में एक ऊंचा सिंहासन रखा था, लेकिन सिंहासन खाली था। अचानक पूरे हॉल की लाइटें बुझ गईं। फिर एक सफ़ेद रोशनी सिंहासन पर पड़ी। वहां एक काला मास्क पहने व्यक्ति बैठा था। वही डायरेक्टर ज़ीरो। उसने धीरे धीरे ताली बजाई। ठक ठक ठक। स्वागत है आर्यन। आर्यन ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। डायरेक्टर ज़ीरो हंस पड़ा। खेल? तुम अभी तक खेल का पहला हिस्सा ही समझ पाए हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। हॉल की दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीनें चालू हो गईं। उन पर आर्यन के बचपन से लेकर आज तक की हर तस्वीर दिखाई देने लगी। रिया हैरान रह गई। इन्होंने इतने साल हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखी। डायरेक्टर ज़ीरो बोला, तुम्हारी हर जीत मेरी योजना का हिस्सा थी। ये सुनकर सब चौंक गए। फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारना शुरू किया। पूरा हॉल खामोश हो गया। मास्क हटते ही आर्यन के हाथ से उसकी बंदूक गिर गई। उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपती आवाज़ में बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। रिया ने सामने देखा और अवाक रह गई। रोहित भी एक कदम पीछे हट गए। सामने खड़ा व्यक्ति कोई अनजान दुश्मन नहीं था। वह था आर्यन का सगा चाचा आदित्य, जिसे पूरा परिवार 20 साल पहले एक विमान दुर्घटना में मरा हुआ मान चुका था। आदित्य मुस्कुराया, स्वागत है भतीजे, मैं ही हूँ डायरेक्टर ज़ीरो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। आप जिंदा थे? आदित्य ने धीमे से कहा। हाँ, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपने ही परिवार को क्यों छोड़ा। डायरेक्टर ज़ीरो यानी आदित्य अपने गायब होने की पूरी कहानी बताएगा। आर्यन को पता चलेगा कि उसके पिता और चाचा के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। साथ ही एक ऐसा सच सामने आएगा जो रिया और आर्यन के रिश्ते की जड़ तक पहुंच जाएगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक आइलैंड पर डायरेक्टर ज़ीरो का असली चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन का सगा चाचा आदित्य निकला, जिसे पूरा परिवार 20 साल पहले मृत मान चुका था। अब कहानी आगे बढ़ती है। महल के विशाल हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन की नज़रें आदित्य पर टिकी थीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, चाचा, अगर आप जिंदा थे तो इतने साल कहाँ थे? आदित्य कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो युवा भाई हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। वह आर्यन के पिता और आदित्य थे। आदित्य ने तस्वीर को देखते हुए कहा, हम दोनों सिर्फ भाई नहीं, सबसे अच्छे दोस्त भी थे। रिया ने पूछा, फिर सब बदल कैसे गया? आदित्य की आंखें नम हो गईं। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो पूरी दुनिया की सुरक्षा बदल सकता था, लेकिन कुछ ताकतवर लोग उस तकनीक पर कब्जा करना चाहते थे। तुम्हारे पिता ने उसे बचाने का फैसला किया, और मैंने सोचा कि उस ताकत का इस्तेमाल दुनिया बदलने के लिए किया जा सकता है। रोहित ने गुस्से में कहा,
दुनिया बदलने के नाम पर तुमने कितने परिवार बर्बाद कर दिए। आदित्य ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गलत फैसले लिए, लेकिन जब तक मुझे अपनी गलती समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंश आगे बढ़ा। तो आपने मुझे और बाकी बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया? आदित्य ने भारी आवाज में कहा। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक नई दुनिया बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नफरत का साम्राज्य बना रहा था। उसी समय महल के कंट्रोल रूम में लाल अलार्म बज उठा। वार्निंग, वार्निंग। कबीर ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी और चौंक गया। आर्यन, किसी ने पूरे ब्लैक आइलैंड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया है। सभी हैरान रह गए। आदित्य भी चौंक उठा। मैंने ये सिस्टम चालू नहीं किया। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, एक्सेस ओवररिडन, और फिर स्पीकर से एक अनजान आवाज गूंजी, डायरेक्टर ज़ीरो, अब आपकी भी ज़रूरत खत्म हो गई है। पूरा हॉल खामोश हो गया। आदित्य ने घबराकर कहा, यह आवाज, नहीं, यह असंभव है। आर्यन ने पूछा, कौन है? आदित्य ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरे संगठन में भी कोई ऐसा था, जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया। वही असली मास्टरमाइंड है। अचानक महल की बड़ी स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखाई दी। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सब ने समझा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। स्क्रीन पर एक नाम चमका, शैडो फीनिक्स, और उसी क्षण पूरे महल में 15 मिनट का विस्फोट टाइमर शुरू हो गया। दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 2:59। आर्यन ने अपनी टीम की ओर देखा। अब लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, जिंदा बचने की भी है। ब्लैक आइलैंड पर 15 मिनट के अंदर तबाही मचने वाली है। आर्यन, रिया और उनकी टीम बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जबकि आदित्य पहली बार शैडो फीनिक्स की असली पहचान का सुराग देगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक आइलैंड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो गया। आदित्य ने बताया कि उसके संगठन के पीछे भी एक और रहस्यमयी व्यक्ति था, शैडो फीनिक्स। अब पूरी टीम के पास बचने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। दोपहर के 2:58। दोपहर के 2:57। पूरे महल में सायरन गूंज रहे थे। लाल चेतावनी लाइटें लगातार चमक रही थीं। कबीर ने अपने लैपटॉप पर सिस्टम खोला। आर्यन, हर रास्ता अपने आप बंद हो चुका है। रिया ने घबराकर पूछा, अब बाहर कैसे निकलेंगे? आदित्य अचानक बोला, एक रास्ता है, लेकिन वह सिर्फ मुझे पता है। आर्यन ने बिना देर किए कहा, चलो। सभी लोग आदित्य के पीछे पीछे महल के नीचे बने गुप्त रास्ते की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में एक विशाल लोहे का दरवाजा मिला। आदित्य ने दीवार पर लगे एक पुराने लॉक में वही काली चाबी डाली जो विक्रम ने आर्यन को दी थी। क्लिक, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गुप्त कंट्रोल रूम था। दीवारों पर दुनिया के अलग अलग देशों के नक्शे लगे थे। बीच में एक विशाल कंप्यूटर चल रहा था। कबीर तुरंत उसके सामने बैठ गया। मैं सिस्टम हैक करने की कोशिश करता हूँ। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल खुली। उसका नाम था SHADOWPROTOCOL। कबीर ने फाइल खोली। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आदित्य हार चुका है। लेकिन याद रखना, मैं कभी सामने से हमला नहीं करता। मैं अपने दुश्मनों को उनके सबसे भरोसेमंद इंसान से हराता हूँ। वीडियो बंद होते ही स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। फोटो देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वह फोटो कबीर की थी। रिया चौंक गई, ये कैसे हो सकता है? कबीर भी हैरान था, मैंने कभी इस आदमी को नहीं देखा। आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिता को जानता था। रोहित ने धीरे से कहा, अब समझ आया, कबीर के पिता भी उस पुराने मिशन का हिस्सा थे। तभी कंप्यूटर ने एक नया संदेश दिखाया, टारगेट कबीर। उसी क्षण कमरे के कोने से एक लाल लेजर कबीर के सीने पर आकर रुक गई। अंश चिल्लाया, स्नाइपर। आर्यन बिना सोचे कबीर की तरफ कूद पड़ा। धायम, गोली चली, लेकिन वह कबीर को नहीं लगी। गोली आर्यन के कंधे को छूते हुए निकल गई। रिया चीख उठी, आर्यन। आर्यन दर्द से कराहते हुए भी मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, पहले स्नाइपर को ढूंढो। उसी समय स्पीकर पर फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, बहुत अच्छा आर्यन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन अगली बार निशाना नहीं चूकेगा। सायरन की आवाज और तेज हो गई। 8 बजे मिनट बाकी। अब उन्हें 2 काम करने थे, महल से जिंदा बाहर निकलना और शैडो फीनिक्स तक पहुंचने वाला पहला असली सुराग बचाकर ले जाना। आर्यन घायल होने के बावजूद अपनी टीम को सुरक्षित बाहर निकालेगा। दूसरी ओर कबीर को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलेगी, जिसमें शैडो फीनिक्स की पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा सुराग छिपा होगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक आइलैंड में शैडो फीनिक्स ने पहली बार कबीर को अपना निशाना बनाया। आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर को बचाया, लेकिन उसके कंधे में गोली लग गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। 7:59, 7:58। ब्लैक आइलैंड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर लगातार चल रहा था। आर्यन के कंधे से खून बह रहा था।
रिया ने तुरंत अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली और उसके घाव पर पट्टी बांधी। तुम्हें आराम की जरूरत है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आराम बाद में, पहले सबको यहाँ से निकालते हैं। उधर कबीर कंट्रोल रूम की हर फाइल कॉपी कर रहा था। अचानक एक दराज अपने आप खुल गई। उसमें चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर समीर वर्मा। कबीर की आंखें भर आईं। ये मेरे पापा की डायरी है, रोहित ने धीरे से कहा। समीर मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमें लगा था कि उनके सारे दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। कबीर ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर रिसर्च नोट्स थे, फिर एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा मिला, अगर यह डायरी मेरे बेटे कबीर तक पहुंचे तो समझना कि शैडो फीनिक्स हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर आगे पढ़ने लगा। उसका चेहरा बदल सकता है, उसकी आवाज़ बदल सकती है, लेकिन उसके दाहिने हाथ की कलाई पर आधे चांद का निशान हमेशा रहेगा। रिया ने तुरंत पूछा, क्या हमने ऐसा निशान किसी पर देखा है? अंश कुछ सोचने लगा। मुझे याद है, न्यू फीनिक्स की ट्रेनिंग के दौरान एक आदमी हमेशा दस्ताने पहनता था। एक बार उसका दस्ताना फटा था और उसकी कलाई पर बिल्कुल ऐसा ही निशान था। तभी महल जोर से हिलने लगा। धड़ाम, छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। कबीर ने घड़ी देखी, 4:30 मिनट बाकी। आदित्य ने एक गुप्त लीवर खींचा। दीवार धीरे धीरे खुली और समुद्र की ओर जाने वाली एक सुरंग दिखाई दी। यही आखिरी रास्ता है। सभी लोग सुरंग की ओर दौड़ पड़े। सबसे पीछे आर्यन चल रहा था ताकि कोई पीछे न छूट जाए। जैसे ही वे सुरंग के अंतिम दरवाजे तक पहुंचे, एक नकाबपोश आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काले दस्ताने पहन रखे थे। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे अपना दायां दस्ताना उतारने लगा। उसकी कलाई पर साफ दिखाई दे रहा था आधे चांद का वही रहस्यमयी निशान। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो तुम शैडो फीनिक्स के सबसे भरोसेमंद आदमी हो, नकाबपोश ने धीमी हंसी के साथ कहा। नहीं आर्यन, मैं सिर्फ उसका संदेशवाहक हूँ। असली शैडो फीनिक्स से मिलने के लिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। आर्यन ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। दोनों आमने सामने खड़े थे और पीछे टाइमर तेजी से चल रहा था। 3:59, 3:58। आर्यन और रहस्यमयी संदेशवाहक के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। वहीं कबीर की डायरी में एक और छिपा हुआ पन्ना मिलेगा जिसमें शैडो फीनिक्स का असली उद्देश्य लिखा होगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक आइलैंड से निकलने के रास्ते पर एक रहस्यमयी संदेशवाहक ने आर्यन का रास्ता रोक लिया। उसकी कलाई पर वही आधे चांद का निशान था जिसका जिक्र कबीर के पिता की डायरी में था। अब कहानी आगे बढ़ती है। 3:58, 3:57। ब्लैक आइलैंड के अंदर जमीन लगातार कांप रही थी। समुद्र का पानी सुरंग में भरना शुरू हो चुका था। सामने तलवार लिए संदेशवाहक खड़ा था। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हट जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता। संदेशवाहक मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उद्धरण चिन्ह ... और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इतना कहते ही उसने बिजली की गति से हमला कर दिया। ठाएं, तलवार लोहे की दीवार से टकराए। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन उसके घायल कंधे में तेज दर्द उठा। रिया घबरा गई। आर्यन ने हाथ उठाकर उसे रोका। कोई बीच में नहीं आएगा। दोनों के बीच तेज मुकाबला शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद आर्यन ने संदेशवाहक की तलवार दूर फेंक दी। वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने उसकी गर्दन पर हथियार नहीं रखा, बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, अगर तुम मजबूरी में ये सब कर रहे हो तो अभी भी लौट सकते हो। संदेशवाहक कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया। उसका नाम था विवान। विवान बोला, मैं बचपन से शैडो फीनिक्स के कब्जे में था। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मेरी छोटी बहन को मार दिया जाता। अंश ने आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ भी यही हुआ था। विवान ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा डेटा चिप निकाला। ये लो, इसमें शैडो फीनिक्स का अगला ठिकाना है। कबीर ने तुरंत चिप अपने लैपटॉप में लगाए। स्क्रीन पर एक नया नक्शा खुल गया। उस पर एक जगह लाल रंग से चमक रही थी, अक्लिप्स फोर्ट्रेस। नीचे एक संदेश लिखा था, यहीं से पूरी दुनिया का नेटवर्क नियंत्रित किया जाएगा। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर डॉक्टर समीर वर्मा ने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, शैडो फीनिक्स का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं है। वह दुनिया के हर देश की पहचान, बैंकिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है। उसे रोकने का एक ही तरीका है अक्लिप्स फोर्ट्रेस के कोर सर्वर को बंद करना। इतने में 1 बजे, रात के 12:59। आदित्य जोर से चिल्लाया, सब लोग बाहर भागो। सभी लोग सुरंग से निकलकर समुद्र किनारे पहुंचे। जैसे ही उनकी स्पीड बोट दूर पहुंची, धड़ाम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरा ब्लैक आइलैंड आग और धुएं में डूब गया। सब लोग चुपचाप उस दृश्य को देखते रहे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब अगला पड़ाव, अक्लिप्स फोर्ट्रेस। विवान ने धीमी आवाज में कहा,
लेकिन सावधान रहना, जो लोग वहां जाते हैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, वे कभी पहले जैसे लौट कर नहीं आते। समुद्र पर उगते सूरज की रोशनी फैलने लगी। एक लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। आर्यन और उसकी टीम एक्लिप्स फोर्ट्रेस की ओर रवाना होगी। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी महिला मिलेगी, जिसके पास शैडो फीनिक्स की असली पहचान का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन क्या वह दोस्त होगी या दुश्मन? जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक आइलैंड पूरी तरह नष्ट हो गया। विवान ने आर्यन को एक्लिप्स फोर्ट्रेस का पता दिया, जहां शैडो फीनिक्स का असली ऑपरेशन चल रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। सुबह के 7:15 बजे आर्यन और उसकी टीम स्पीडबोट से मुख्य तट पर पहुंची। कई घंटों के सफर के बाद वे एक घने जंगल के पास पहुंचे, जिसके बीचों बीच एक्लिप्स फोर्ट्रेस छिपा हुआ था। विवान ने नक्शा देखते हुए कहा, यहीं से आगे हर कदम खतरे से भरा है। तभी जंगल के अंदर से किसी के भागने की आवाज आई। एक युवती तेजी से दौड़ती हुई उनकी ओर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी तरह घायल थी। रिया तुरंत उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? लड़की ने कांपते हुए कहा। कृपया मुझे बचा लीजिए, वे लोग मेरे पीछे हैं। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्यन और रिया उसे पास की एक सुरक्षित जगह पर ले गए। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम सिया है, सिया ने धीरे धीरे कहा। मैं शैडो फीनिक्स के रिसर्च विभाग में काम करती थी, लेकिन जब मुझे उसके असली इरादों का पता चला तो मैं वहां से भाग निकली। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसकी पहचान जानती हो? सिया ने सिर हिलाया। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास उससे भी बड़ा सबूत है। उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटी मेमोरी कार्ड निकाली। इसमें एक्लिप्स फोर्ट्रेस का पूरा नक्शा है और कॉसर्वर तक पहुंचने का गुप्त रास्ता भी। कबीर ने तुरंत कार्ड अपने लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर पूरे किले का 3D नक्शा दिखाई देने लगा। रिया मुस्कुराए। अब हमारे पास जीतने का मौका है। लेकिन उसी समय स्क्रीन अचानक काली हो गई। फिर उस पर एक संदेश चमका, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। इसके तुरंत बाद एक परिचित आवाज गूंजी, बहुत बढ़िया सिया, तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। आवाज फिर बोली, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अचानक जंगल के चारों ओर ड्रोन उड़ने लगे। लाल लेजर उनकी तरफ निशाना साधने लगे। विवान चिल्लाया, सब लोग छिप जाओ। आर्यन ने तुरंत सिया को अपने पीछे कर लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा उनके हाथों में नहीं जाने दूंगा। उसी समय जंगल के दूसरी ओर से दर्जनों नकाबपोश सैनिक उनकी ओर बढ़ने लगे। लड़ाई अब जंगल के बीच शुरू होने वाली थी और एक्लिप्स फोर्ट्रेस बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। आर्यन और उसकी टीम जंगल में शैडो फीनिक्स के सैनिकों से भिड़ेगी। सिया बताएगी कि कॉसर्वर तक पहुंचने के लिए 3 सुरक्षा दरवाजे पार करने होंगे, लेकिन पहले दरवाजे पर उनका इंतजार करेगा एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सिया ने आर्यन की टीम को एक्लिप्स फोर्ट्रेस का गुप्त नक्शा दिया। तभी शैडो फीनिक्स के सैनिकों ने जंगल को घेर लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। सुबह के 8:05 बजे जंगल गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। धायम धायम धड़ाम। आर्यन और उसकी टीम पेड़ों की आड़ लेकर आगे बढ़ रही थी। रिया घायल सिया को सुरक्षित जगह तक ले जा रही थी। उधर कबीर अपने लैपटॉप से दुश्मनों के ड्रोन हैक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड में आसमान में उड़ रहे 5 ड्रोन अचानक रुक गए। फिर वे पलटकर शैडो फीनिक्स के सैनिकों की ओर उड़ गए। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। हमारा सिस्टम किसने हैक किया? कबीर मुस्कुराया। अब रास्ता साफ है। सभी लोग तेजी से जंगल पार करके एक्लिप्स फोर्ट्रेस के सामने पहुंच गए। उनके सामने लोहे का विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर 3 शब्द लिखे थे, ट्रस्ट करेज ट्रूथ। सिया ने कहा, यही पहला सुरक्षा द्वार है। इसे पार किए बिना अंदर जाना असंभव है। अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। उसने काले रंग का कवच पहन रखा था। चेहरे पर लोहे का मास्क था। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूं गार्डियन 1, जो मुझे नहीं हरा सकता, वह फोर्ट्रेस के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। आर्यन आगे बढ़ा, अगर तुम्हें हराना ही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। गार्डियन 1 ने अपनी विशाल तलवार निकाली। एक ही वार में उसने पास की चट्टान 2 हिस्सों में काट दी। रिया घबरा गई। आर्यन संभल कर। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। कुछ मिनटों तक कोई किसी पर भारी नहीं पड़ सका। तभी आर्यन की नज़र गार्डियन 1 की गर्दन पर गई। वहां एक पुराना जलने का निशान था। आर्यन को अचानक याद आया, बचपन में उसके पिता ने एक बहादुर सैनिक की कहानी सुनाई थी जिसकी गर्दन पर बिल्कुल ऐसा ही निशान था। वह हैरानी से बोला, क्या तुम कैप्टन वीर हो? गार्डियन 1 एक पल के लिए रुक गया। उसकी पकड़ तलवार पर ढीली पड़ गई। धीरे धीरे उसने अपना मास्क उतारा। सभी हैरान रह गए। सामने सचमुच कैप्टन वीर खड़े थे।
वही सैनिक जिन्हें देश के लिए शहीद माना गया था। वीर की आंखों में दर्द था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन शैडो फीनिक्स ने मेरे परिवार को बंधक बना रखा है। आर्यन ने तलवार नीचे रख दी। तो आज लड़ाई नहीं होगी, आज हम तुम्हारे परिवार को भी आज़ाद कराएंगे। कैप्टन वीर की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। लेकिन तभी फोर्ट्रेस के अंदर से तेज सायरन बज उठा। एक डिजिटल आवाज गूंजी, गार्डियन 1 मिशन फेल्ड, गार्डियन 2 एक्टिवेटेड। धरती जोर से कांपने लगी। फोर्ट्रेस का दूसरा विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से किसी विशाल मशीन के चलने की आवाज आने लगी। आर्यन और उसकी टीम का सामना गार्डियन 2 से होगा, जो एक अत्याधुनिक युद्ध मशीन को नियंत्रित करता है। वहीं कैप्टन वीर शैडो फीनिक्स के बारे में ऐसा राज बताएंगे जिससे पूरी लड़ाई की दिशा बदल जाएगी। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन ने गार्डियन 1 की असली पहचान जान ली। वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि कैप्टन वीर थे, जिन्हें शैडो फीनिक्स ने उनके परिवार की वजह से मजबूर कर रखा था। अब कहानी आगे बढ़ती है। सुबह 8:40 बजे एक्लिप्स फोर्ट्रेस का दूसरा विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। घर्र घर्र घर्र, पूरा किला कांपने लगा। अंदर से लगभग 15 फीट ऊंची एक विशाल युद्ध मशीन बाहर आई। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसकी छाती पर लिखा था, गार्डियन 2। सिया घबराकर बोली, यही वह मशीन है जिससे कोई आज तक नहीं जीत पाया। कबीर ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। मैं इसका सिस्टम हैक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर एक संदेश चमका, एक्सेस डिनाइड। कबीर ने हैरानी से कहा, इसका नेटवर्क पूरी तरह ऑफलाइन है, इसे बाहर से हैक नहीं किया जा सकता। इतने में मशीन ने अपना विशाल हाथ उठाया। धड़ाम, जमीन पर इतना जोरदार वार हुआ कि सभी लोग दूर जा गिरे। रिया ने सिया को संभाला। अंश और विवान दूसरी तरफ से मशीन का ध्यान भटकाने लगे। आर्यन सीधे गार्डियन 2 की ओर दौड़ा। उसने मशीन पर कई वार किए, लेकिन मोटे कवच पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कैप्टन वीर जोर से बोले, आर्यन, इसकी ताकत इसकी छाती में लगे एनर्जी कोर से आती है। अगर कोर बंद हो गया तो मशीन भी बंद हो जाएगी। आर्यन ने ऊपर देखा। मशीन की छाती के बीचों बीच नीली रोशनी से चमकता एक गोल कोर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रिया ने कहा, मैं इसका ध्यान भटकाती हूं। वह दूसरी दिशा में दौड़ी। गार्डियन 2 उसका पीछा करने लगा। उसी समय अंश और विवान ने रस्सी फेंककर मशीन का एक पैर बांध दिया। मशीन कुछ पल के लिए असंतुलित हो गई। अभी, कबीर चिल्लाया। आर्यन एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर सीधे मशीन के कंधे पर पहुंचा। धीरे धीरे वह उसकी छाती तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने एनर्जी कोर को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, सच की राह हमेशा कठिन होती है बेटा। आर्यन कुछ पल के लिए ठिठक गया। तभी मशीन ने उसे झटकने की कोशिश की। रिया चीखी, आर्यन संभलो। आर्यन ने पूरी ताकत से एनर्जी कोर को खींचा। चटाक, कोर बाहर निकल आया। मशीन की लाल आंखें बुझने लगीं। सिस्टम फेलियर, पावर ऑफ। कुछ ही सेकंड में गार्डियन 2 जमीन पर गिर पड़ा। पूरा इलाका शांत हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी किले का तीसरा और आखिरी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक धीमी ताली की आवाज आई। ठक ठक ठक। एक लंबा काला लबादा पहने व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा आर्यन, तुमने मेरे दोनों गार्डियंस को पार कर लिया। अब आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर आधे चांद का वही निशान था। आर्यन समझ गया, अब वह शैडो फीनिक्स के सबसे करीब पहुंच चुका है। तीसरे सुरक्षा द्वार पर आर्यन का सामना शैडो फीनिक्स से होगा। पहली बार उसका चेहरा सामने आएगा और वह ऐसा सच बताएगा जो आर्यन की पूरी जिंदगी बदल देगा। जानिए आगे क्या होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और उसकी टीम ने गार्डियन 2 को हराकर एक्लिप्स फोर्ट्रेस का दूसरा सुरक्षा द्वार पार कर लिया। अब उनके सामने आखिरी दरवाजा और उसका सबसे बड़ा रहस्य खड़ा था। सुबह 9:15 बजे एक्लिप्स फोर्ट्रेस का तीसरा दरवाजा धीरे धीरे खुला। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आर्यन, रिया, कबीर, अंश, सिया, विवान, कैप्टन वीर और आदित्य सावधानी से आगे बढ़े। हॉल के बीचों बीच एक गोल प्लेटफॉर्म था। उस पर काले लबादे में खड़ा था शैडो फीनिक्स। उसने धीरे धीरे अपने दस्ताने उतारे। उसकी कलाई पर आधे चांद का निशान साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन ने गुस्से में कहा, अब अपना चेहरा भी दिखा दो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने अपना मास्क उतार दिया। सभी लोग हैरान रह गए। वह कोई बुरा अपराधी नहीं था। वह लगभग 35 साल का एक युवक था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आर्यव है। रिया ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? आर्यव ने जवाब दिया, मैं उस वैज्ञानिक का बेटा हूं जो तुम्हारे पिता और चाचा आदित्य के साथ उसी गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करता था। आदित्य का चेहरा उतर गया। राघव? आर्यव ने सिर हिलाया, हाँ, मैं राघव का बेटा हूं।
जब उस प्रोजेक्ट पर हमला हुआ, मेरे पिता मारे गए। मुझे लगा कि सबने उन्हें धोखा दिया। मैंने बचपन से सिर्फ बदला लेना सीखा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें झूठ बताया गया तो तुम भी उसी खेल का हिस्सा बने जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की। आर्यव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। लेकिन तभी किले की पूरी बिजली अचानक बंद हो गई। बीप बीप। कबीर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखी। वह घबरा गया। आर्यन, कोर सर्वर अपने आप सक्रिय हो गया है। सिया ने चौंक कर कहा, लेकिन इसे तो सिर्फ शैडो फीनिक्स ही चालू कर सकता था। आर्यव ने तुरंत सिर उठाया। मैंने नहीं किया। उसी समय हॉल की सबसे बड़ी स्क्रीन जल उठी। एक डिजिटल चेहरा दिखाई दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और मशीन जैसी थी। मानव हमेशा एक दूसरे को दोष देते हैं, इसीलिए मैंने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कबीर हैरान रह गया। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्क्रीन पर एक नाम चमका, प्रोजेक्ट एक्लिप्स एआई को ऑनलाइन। आर्यन ने अविश्वास से पूछा, मतलब इतने समय से पर्दे के पीछे एक आई सिस्टम भी काम कर रहा था? सिया ने धीमी आवाज में कहा, राघव सर ने सुरक्षा के लिए ये सिस्टम बनाया था, लेकिन किसी ने इसे युद्ध के लिए बदल दिया। आई की आवाज़ फिर गूंजी, अब न शैडो फीनिक्स की ज़रूरत है और न इंसानों की, अब दुनिया पर शासन मैं करूंगा। अचानक पूरे किले के दरवाजे बंद हो गए। कोर सब पूरी शक्ति से सक्रिय हो चुका था। आर्यन ने अपनी टीम की ओर देखा। अब हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, बल्कि उस सिस्टम से है जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। आर्यव ने पहली बार आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर दुनिया बचानी है तो हमें साथ लड़ना होगा। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। दो पुराने दुश्मन अब एक नए खतरे के खिलाफ साथ खड़े थे। आर्यन, आर्यव और कबीर एआई को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई पूरे किले को अपने नियंत्रण में लेकर हर दरवाज़ा बंद कर देगा। वही रिया को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो पूरी टीम की किस्मत बदल सकता है। जानिए आगे क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले।